बिहार के विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। चुनाव आयोग ने इसके बारे में तिथियों की घोषणा कर दी है और आज ही इसका हो गया है। हम लोग तो इसका स्वागत करते हैं और ये होना ही था। पिछले वर्ष में जो चुनाव जिस दिन ऐलान किया गया था उससे लगभग 15 दिन का फर्क, और जबकि ये कोरोना वायरस के चलते एक ये भी चर्चा चल रही थी, कुछ लोगों की मांग भी हो रही थी, लेकिन हम लोगों को लगा था कि आखिरकार 5 साल की अवधि है, ये पूरा हो जाएगा तो चुनाव तो समय पर होना चाहिए। लेकिन ये सब कुछ चुनाव आयोग पर निर्भर करता था। चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली, बूथ की संख्या बढ़ा दी, एक बूथ पर 1000 से ज़्यादा वोटर नहीं होंगे और इस प्रकार से अनेक नए बूथ के बारे में तय कर दिया। और आज ये भी तय कर दिया कि 1 घंटा ज़्यादा वोट की अवधि हो जाएगी। तो हर प्रकार से इंतजाम जो कुछ भी इसके मामले में अध्ययन किया उन लोगों ने, यहाँ पर कई मीटिंग्स की, लोगों की राय से भी अवगत हुए हैं। पूरी स्थिति को देख करके उन लोगों ने एक फैसला लिया है। हम लोग तो स्वागत करते हैं। जैसे पिछली बार हम लोगों ने 7 निश्चय जो पहला चलाया, वो पहला 7 निश्चय, अब अगर मौका मिलेगा तो दूसरा 7 निश्चय के बारे में हमने सोच लिया। उसी तरह से योजनाएं सब लोगों के लिए 7 निश्चय 2, 7 निश्चय 1, इस पर तो हम क्रियान्वित कर दिए। और एक बात हम बता देते हैं, जो हम 7 निश्चय 2 की बात कर रहे हैं उसमें हमने यह भी प्रावधान रखने के बारे में निर्णय किया है, मन है मेरा, कि भाई जो भी हम काम कराएंगे उसका अनुरक्षण होगा, मेंटेनेंस होगा। ऐसा नहीं है कि हम किसी के लिए कुछ बना दिए, हर घर नल का जल दे दिए, उसका मेंटेनेंस अगर नहीं हो, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण कर दिया, उसका मेंटेनेंस नहीं हो, बिजली का कनेक्शन दिया, उसका मेंटेनेंस नहीं हो, ये ठीक बात नहीं है। शौचालय वगैरह का तो हर चीज का मेंटेनेंस जैसे हमने पहले ही से कर दिया, सड़कों का और पुलों का मेंटेनेंस के लिए हमने पॉलिसी बना दी और उसके हिसाब से कहा। और इसको हम तो एकदम बिल्कुल इसको लोक शिकायत निवारण कानून के अंतर्गत भी डाल दिए, ताकि अगर कोई गलती करेगा, मेंटेन नहीं करेगा, अनुरक्षण नहीं करेगा तो न सिर्फ अनुरक्षण किया जाएगा बल्कि इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। एक बात मुझे बताया, तो अब भी पुनः एक और 7 निश्चय के बारे में हमने सोचा। अगर आप कहिएगा तो उसके बारे में कुछ बताते, जो हम सोचे सच्चे थे उसका डिटेल तो फिर हम रिलीज करवाएंगे, उसका एक एक आइटम और उस तरह से करके। अभी मोटे तौर पर जो हमने सोचा, और इसके बारे में ऐसा मत समझिएगा, हम जो काम कर रहे हैं तो हम फीडबैक लेने की भी कोशिश करते हैं कि लोगों के मन में क्या है। हम अगर कोई काम करवा रहे हैं तो पहले कुछ नहीं था, अब काम हो रहा, तो लोगों की इच्छा होती है कि हमारा और ये काम होना चाहिए। तो इसको भी इतने दिनों पर काम करते हुए हमने जो आकलन करने की कोशिश की और एक तरह से कहिए कि उसके बारे में फीडबैक लेने की कोशिश की, तो उसके बाद अब मेरे मन में आया कि साहब हम लोगों को पुनः एक और 7 निश्चय, इसके बाद दूसरा फेज 7 निश्चय का हम लोगों को शुरू करना है। और हम लोगों को सक्षम बिहार, स्वावलंबी बिहार, सक्षम बिहार, स्वावलंबी बिहार, और इसके लिए 7 निश्चय, दूसरा 7 निश्चय सेकेंड फेज शुरू करेंगे। और पहला है यूथ के लिए हम लोगों ने सोचा है, पहला है हमारा युवा शक्ति, बिहार की प्रगति। अब उसमें युवाओं को, एक तो सबको मालूम है कि भाई राज्य सरकार में या कहीं भी केंद्र सरकार में या किसी भी राज्य में हर एडुकेटेड व्यक्ति को या किसी को भी, सबको तो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, उसकी तो एक सीमा है। लेकिन उनकी ट्रेनिंग इतनी होनी चाहिए, न सिर्फ एजुकेशन बल्कि उसके अलावा उनकी ट्रेनिंग इस तरह से होनी चाहिए कि साहब उनको काम मिले, हर प्रकार का काम मिले। इसके लिए जो हम प्रशिक्षण का काम कर रहे हैं उसमें और सुधार लाए। जो नई टेक्नोलॉजी है उसके बारे में, जैसे हमने कहा कि भाई कंप्यूटर पर काम करना सीखिए, तो प्राइमरी चीज थी, अब इसको बढ़ा करके यानी नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से उनको पूरे तौर पर ज्ञान हो और इतनी उनको जानकारी हो
कि उनको कोई ना कोई काम जरूर मिले और उनको और भी बेहतर हम एजुकेशन इस प्रकार से दें कि वो पूरे तौर पर अपनी पढ़ाई करने के बाद उनको और बेहतर प्रशिक्षण हम दें। एक तो उसका ये काम होगा कि संस्थानों में हम गुणवत्ता बढ़ाएंगे ताकि और बेहतर उनकी पढ़ाई हो जाए और उसके ऊपर बाद में ट्रेनिंग दिया जाए। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर, मार्गदर्शन, नई स्किल में प्रशिक्षण जिसका हम जिक्र कर रहे हैं उस तरह का कुछ करेंगे। हर प्रमंडल में टूल रूम, स्किल एवं उद्यमिता हेतु नया विभाग बनाए, यानी लोगों का स्किल करना, उद्यमिता को बढ़ावा देना, इसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट हम लोग बनाएंगे। ITI और पॉलिटेक्निक सहित सब में नया विभाग में सब, यानी उसमें ITI को भी डालेंगे, पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशंस को भी डालेंगे। जितने प्रकार का हम प्रशिक्षण करते हैं इन सब लोगों को बेहतर प्रशिक्षण के लिए एक डिपार्टमेंट बनाएंगे। स्किल एवं उद्यमिता हेतु नया विभाग, एक विभाग बना करके और उसके माध्यम से इस तरह से लोगों को एडुकेशन के अलावे उनका प्रशिक्षण हम पूरे तौर पर करें ताकि उनको काम मिल सके या खुद भी अपना कुछ काम कर सके और लोगों को भी काम में शामिल कर सके। तो इस तरह का हम लोग करना चाहते हैं। और अगर कोई उद्यमिता विकास के लिए काम करेगा, आपको मालूम है नई हम लोगों ने औद्योगिक नीति भी बना दी, उद्यमिता के विकास के लिए हम लोग मदद देने का भी निर्णय कर लिए। लेकिन जो उद्यमिता विकास जो करेगा, कोई भी काम करना चाहेगा, किसी भी प्रकार का उद्यम, कोई नया यूथ, तो उनको हम मदद करेंगे। उसको जितना इन्वेस्टमेंट होगा किसी भी काम में तो मिनिमम 50%, 3 लाख रुपया या 50% जो भी उसके लिए जरूरी है उस तरह का हम उसको उद्यमिता के काम के लिए मदद करेंगे। हम लोगों का पहले से भी है, अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लिए तो हम लोग उद्यमिता के लिए दे रहे हैं मदद। लेकिन ये किसी के लिए भी, कोई भी वर्ग का हो, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी यूथ हो, हर किसी को हम लोग अगर वो चाहेगा कोई काम करना तो इसमें हम इस तरह का मदद करेंगे। एक तो यूथ के लिए ये हुआ, हालांकि उसका और डिटेल हम जारी करेंगे ताकि एक एक चीज का, चाहे अगर टेक्नोलॉजी की बात है तो क्या क्या टेक्नोलॉजी किस किस स्तर पर उनको सिखाएंगे, ये सब हम डिटेल जारी करेंगे। लेकिन मोटे तौर पर हमने बता दिया यूथ के लिए युवा शक्ति बिहार की प्रगति के नाम से पहला आइटम, और दूसरा महिलाओं के लिए सशक्त महिला सक्षम महिला, सशक्त महिला सक्षम महिला, महिला की सशक्तता के लिए जो हम लोगों ने आज तक काम किया, 50% का आरक्षण देना, कितना बड़ा जीविका समूह बना, आप सोच लीजिए। जो हमारा लक्ष्य था कि 10 लाख बनेगा, 10 लाख से भी ज्यादा, 1 करोड़ 20 लाख से भी ज्यादा महिलाएं उसके साथ जुड़ गई। तो ये सब काम तो हम लोग कर ही रहे हैं महिलाओं के लिए, लेकिन इसके अलावे भी महिला उद्यमिता हेतु विशेष हम लोग सहायता देंगे। यानी जिस तरह से हमने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़े वर्ग के लिए जो किया था कि 10 लाख रुपए तक की मदद, 5 लाख रुपए का ग्रांट देंगे उनको और 5 लाख रुपया उनको ऋण देंगे और किसी प्रकार का उसमें टैक्स देंगे। तो ये जो हम लोग किया, अब यही किसी भी महिला के लिए, कोई भी महिला चाहेगी तो उनके लिए हम एक महिला उद्यमिता हेतु विशेष योजना, इसी तर्ज पर एक योजना बनाएंगे जिसका विस्तृत हम जारी करेंगे। उच्चतर शिक्षा हेतु प्रेरित करने के लिए, अब आप जानते हैं कि हमने महिलाओं के लिए किया है ताकि भाई महिला हो, लड़की पैदा हो तो लोग खुश हो। तो हमने क्या किया था कि भाई इंटर पास करेगी, 12वीं कक्षा पास करेगी, अविवाहित, क्योंकि आप जानते हैं हम लोग इसको देखते हैं कि किसी को विवाह कम उम्र में नहीं हो तो उस सब के लिए काम करते हैं। तो आखिर कोई 12वीं कक्षा पास करेगी तो उस समय उसकी उम्र 18 साल नहीं होती। इसलिए हम लोगों ने क्या कहा था पहले कि जो इंटर पास करेगी, 12वीं कक्षा पास करेगी, उसको हम लोग मदद करेंगे कितना, 10,000। और अगर कोई भी उस विवाहित भी हो जाएगी, स्वाभाविक है, ग्रेजुएशन कर ले, तब उनको हम 25,000 रुपये दे रहे हैं। अब हमने तय कर, अब अगली बार आपके लिए तय कर दिया है कि भाई कोई भी लड़की इंटर कर लेगी तो उसको 25,000 रुपया देंगे आगे के लिए, और अगर ग्रेजुएशन कर लेगी तो 50,000 रुपया देंगे हर महिला की, हर लड़की की। तो ये भी हम लोगों का है सक्षम महिला के लिए, सशक्त महिला सक्षम महिला। और
क्षेत्रीय प्रशासन में आरक्षण के अनुरूप महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। देखिए, सिर्फ नौकरी देना नहीं का मतलब, जहां भी जिस लेवल पर होता है, जैसे अब मान लीजिए थाना, जैसे ब्लॉक, अंचल, सब डिवीजन, जिला, ये सब जगहों पर हम जैसे महिलाओं को रिजर्वेशन दे रहे हैं, उसी तरह से ये इंश्योर्ड होगा कि सारे इस प्रकार की जगहों पर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन पूरा होना चाहिए। तो ये हमारे अगले 7 निश्चय का द्वितीय 7 निश्चय का ये हमारा है, महिलाओं के लिए इतना करने का। और उसके बाद आप जानते हैं, तो पहले ही से कह चुके हैं, एक और हर खेत में सिंचाई के लिए पानी पहुंचाए। ये हम पहले से बोल रहे हैं, आप जान रहे हैं, इस साल के हम शुरू से बोल रहे हैं, उस समय कोरोना वगैरह नहीं आया था, तब से ही हम बता रहे हैं कि हर खेत में सिंचाई के लिए पानी पहुंचाएंगे। ये एक हमारा निश्चय, ये तीसरा हो गया। चौथा, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। अब हर घर तक बिजली तो पहुंचा दी, अब हर गांव में, हर अनुमंडलीय गांव ही नहीं कहिए, हर गांव में पूरे तौर पर, सिर्फ पंचायत की बात नहीं कर रहे, हर गांव में, चाहे गांव हो मोहल्ला हो, एकदम बिल्कुल हम लोग सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे। हर गांव सोलर स्ट्रीट लाइट, ये हमारा अगला निश्चय, गांव को विकसित करने का। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, इसका ट्रायल करवा करके देखें, कंप्लीट एकदम ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन का हर गांव का इंतजाम, मैंने कोई भी गंदी चीज नहीं रहेगी। और हमने तो प्रयोग देखा है, एकदम बिल्कुल सब चीज को अगर ठीक किया जाता है तो उसका उपयोग 85% होता है। जिसको वेस्टेज मान करके लोग फेंकता है, 85% उसका इस्तेमाल होता है और बेहतर ढंग से होता है। और सब चीज का किस प्रकार से हम उसको अच्छा बेहतर ट्रीटमेंट करके किस तरह से कोई काम कर सकते हैं, तो ये प्रयोग करके देखा गया। तो अब लोग अगली बार करेंगे ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन। और जैसा हमने कहा था कि पूर्व का जो 7 निश्चय योजनाओं के अंतर्गत जो भी हम काम किए, उसका अनुरक्षण, मेंटेनेंस, ये हर हालत में उसका मेंटेनेंस हो। ये नहीं है कि किसी चीज को दे दिया और वो चीज आगे उसके लिए खराब हो गया, ये नहीं हो सकता। उसको मेंटेन करके चलाना है हर तरह से, जिसका हम जिक्र कर दिए। और पशु एवं मत्स्य संसाधनों का विकास, वो गांव में रखते हैं, पशु एवं मत्स्य संसाधनों का भी विकास करने के लिए उनको जो मदद कर सकते हैं वो करेंगे पूरे तौर पर। उसका स्वच्छ शहर विकसित शहरों के लिए, गांव के लिए तो हम बता दिए, शहर के लिए भी यही जो है ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, यानी कोई गांव का ये चीज कचरा ऐसे ही नहीं रहेगा। वृद्ध जनों हेतु आश्रय स्थल, लोग होते हैं बुजुर्ग लोग, उनके रहने की जगह नहीं, परिवार में उनको दिक्कत होती है, बाहर रहना चाहते हैं, तो हर जगह हम लोग बनवाएंगे। हर शहर में हम लोग आश्रय स्थल, वृद्ध जनों के लिए आश्रय स्थल का निर्माण कराएंगे, ताकि हमारे जो भी वृद्ध जन जिनको किसी प्रकार की कठिनाई है, परिवार में उनको कोई देखने वाला नहीं है, तो वैसे लोगों के लिए आश्रय स्थल बनाएंगे वृद्ध जनों के लिए। और शहरी गरीबों हेतु बहुमंजिला आवासन करने। अब शहर में देखते हैं कहां कहां सब ऐसे ही बसा रहता है, सबके लिए बहुमंजिला आवास का निर्माण कराएंगे, चाहे किसी भी शहर में। सिर्फ हम पटना की बात नहीं कर रहे, नगर निगम की बात नहीं कर रहे, चाहे नगर परिषद हो, नगर पंचायत हो, जितने भी शहर कहीं से भी आकर के वहां पर रह रहा, उसको रहने की जगह नहीं है, तो हम लोग मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बना करके सबको एकोमोडेट कराएंगे और सबको रखेंगे। यह हमारा एक है। और जितने सभी शहर और महत्वपूर्ण नदी घाट, सिर्फ शहर ही नहीं, अब जैसे पटना शहर गंगा नदी के किनारे, इस तरह से जो भी शहर या कोई भी जहां घाट है, उसके घाटों पर विद्युत शवदाह गृह सहित मोक्ष धाम का निर्माण। ये कहीं इंतजाम नहीं रहता है, उसके चलते लोगों को तकलीफ, कहीं कहीं उनको अंतिम संस्कार करना पड़ता है। और देखिए जो बिजली वाला इंतजाम जहां किया गया है, सब लोगों को सहूलियत हो गई। इसलिए हर जगह विद्युत शवदाह गृह सहित मोक्ष धाम का निर्माण कराया जाएगा। ये स्वच्छ शहर विकसित। छठा, सुलभ संपर्कता।
अब एक बात हम पहले ही कह चुके हैं कि गांव को तो हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ने का लगभग काम पूरा हो गया, हो रहा है, हो जाएगा। लेकिन इसके अलावे कई गांवों को जोड़ करके बेहतर सड़कों के साथ उनका जोड़ना उपयोगी है। मान लीजिए प्रखंड में जाना है, अनुमंडल में जाना है और कोई जरूरी जगह पर जाना है, तो उसका भी हमने पूरे तौर पर सर्वेक्षण करके गांव-गांव को जोड़ करके बेहतर सड़क तक पहुंचाने के लिए, ताकि उनको किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं। तो आसपास के गांव को जोड़ते हुए मुख्य पथों और महत्वपूर्ण स्थानों तक संपर्कता हेतु नई सड़कों का निर्माण, जैसा हमने कहा, चाहे अनुमंडल हो, थाना हो, प्रखंड हो, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। अब गांव तो जुड़ गए, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन अब इसको देखा जाएगा कि भाई गांव को तो जुड़ गए, अब इस तरह का पूरे इलाके में देखा जाएगा कि भाई और कई गांवों को, अगल बगल के गांवों को जोड़ते हुए हम किसी मेन और सड़क है वहां पर पहुंचा दें, ज्यादा जल्दी वो पहुंच सकता है। तो ये काम अब अगले निश्चय में करेंगे, इसका ऐलान हमने पहले किया। और दूसरा चीज, जितना भी शहरी इलाका या मुख्य सड़कें जहां से भी गुजर रही, वहां पर आबादी का घनत्व, तो उसमें आने जाने के लिए कितना भी सड़क बनवाइए दिक्कत होती, तो उन सब जगहों पर बाईपास सड़क का निर्माण हम लोग करवाएंगे और जहां जरूरत होगा फ्लाईओवर का निर्माण कराएंगे। यहां देख रहे हैं पटना में कितना फ्लाईओवर का निर्माण करें और कई जगहों पर कर रहे हैं, तो उसी तरह से हम लोग करेंगे, अपनी तरफ से जितनी सड़कें उसका करेंगे। और मान लीजिए कोई NHAI का, NH का है, तो उन लोगों को हम लोग रिकमेंड करेंगे कि यहां पर करिए, लेकिन अपनी तरफ से जितना भी है सबका बाईपास हम लोग करवाएंगे। तो इसलिए समझ लीजिए सुलभ संपर्क, इसका नामकरण हमने किया सुलभ संपर्क का, चाहे गांव में हो, शहर में, किसी भी सड़क से जा रहे हैं, किसी तरह की कठिनाई नहीं। एक तो ये हो गया छठा। और सातवां, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, चाहे पशु हो या मनुष्य हो, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। जो हमने थोड़ा देखा, तो ये देखा है कि गांव वगैरह में जो हमारा हेल्थ सब सेंटर है वो ठीक से फंक्शनल नहीं। और दूसरी तरफ देखते थे कि गांव में लोग पशुपालन करते हैं, रखते हैं, उनका जानवर अगर बीमार हो गया तो उसका कोई ट्रीटमेंट ठीक ढंग से नहीं होता। तो इसलिए हमने तय कर दिया है कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, यानी चाहे पशु हो या मनुष्य हो, उसके लिए एक आइटम यह भी होगा। और गांव में जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, उसके माध्यम से लोग तुरंत खबर कर सकते हैं और वहां से आएगा, और एक एक तरह का, उसका हम और डिटेल देंगे कि एक एक तरह की सुविधा लोगों को हो जाए। और गांव में भी रहने वाले लोग हैं, उनको भी प्राइमरी तौर पर, प्राथमिक तौर पर जो ट्रीटमेंट हो सकता है, चाहे मनुष्य और पशुओं के लिए। तो ये भी हमने देखा है कि इतना काम कर रहे हैं, तो कई जगहों पर से ये बात आई कि जो पशुपालन करते हैं, उनका अगर पशु अगर बीमार हो, चाहे कोई भी पशु हो, तो उनको दिक्कत होती। तो इसलिए अब हमने एक 7 निश्चय में 7वां निश्चय, हमारे दूसरे 7 निश्चय का 7वां पॉइंट है, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य, यानी मनुष्य हो या पशु हो, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य। तो 7 निश्चय का दूसरा हिस्सा अब हम फिर अगर जनता मौका देगी तो हम ये करेंगे और पूरे तौर पर उसको मेंटेन करेंगे।